भाभी वो देखो, वहां तक वो सारे खेत अपने हैं। अच्छा, तो सब में खेती होती है? नहीं, पापा के जाने के बाद खेती नहीं होती, पर जब पापा थे ना तब कभी गेहूं तो कभी सब्जियां उगाया करते। वैसे हुआ क्या था पापा जी को? 3 साल पहले की बात है। हम सब खाना खा रहे थे। मैंने पापा को खाने के लिए आवाज लगाई पर वो नहीं आए, और जब मैं उनके कमरे में गई तो वो उल्टे पड़े थे। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और फिर 1 साल बाद माँ भी उनके दुख में चली गई। फिर बड़े भैया और बबीता भाभी पर ही मेरी और विशाल भैया की जिम्मेदारी आ गई। ओह अच्छा, पर तुम दुखी मत हो, अब मैं आ गई हूँ ना, अब हम हमेशा खुशी खुशी रहेंगे। साक्षी की बात सुनकर उसकी इकलौती ननद रितिका मुस्कुरा दी। बस 2 दिन पहले ही साक्षी की शादी रितिका के भाई विशाल से हुई थी। साक्षी बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी और दोनों ननद भाभी की खूब पट रही थी। दोनों छत पर काफी देर से बातें कर रही थीं कि तभी साक्षी को उसकी जेठानी की आवाज सुनाई दी, जो चिल्लाकर रितिका को बुला रही थी। बबीता का इतना बुरी तरह चिल्लाना साक्षी को अच्छा नहीं लगा। और फिर, ये भाभी बुला रही हैं क्या तुम्हें? हाँ, अब मुझे जाना पड़ेगा, वरना बड़ी भाभी बहुत गुस्सा करेंगी। अब आप बैठो, मैं जाती हूँ। कहाँ गई थी तू? वो भाभी, वो मैं वो छत पर छोटी भाभी के साथ। अच्छा, ज्यादा आवारा हो रही है, शाम होने को आ गई, खाना कौन बनाएगा? बबीता की बात सुनकर साक्षी को बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत आगे बढ़कर कहा, रुको रितिका, भाभी खाना मैं बना दूंगी। ओह अच्छा, ऐसा है, बड़ा लाड आ रहा है अपनी ननद पर। आज रहने दो, शाम को मोहल्ले की औरतें तुझे देखने आ रही हैं। एक बार ये सब निपट जाए फिर आना रसोई में। छोटी भाभी आप जाओ ना, अब हमेशा मैं ही तो बनाती हूँ रात का खाना। हाँ तो एहसान करती है क्या? चल जा चुपचाप रसोई में और जाकर दूध उबाल देना सबसे पहले। रितिका डरी सहमी सी रसोई में चली गई और साक्षी गुस्से से लाल होकर अपने कमरे में चली गई। उसे अपनी जेठानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद साक्षी ने रितिका को अपने कमरे में बुलाया। तुम सारा दिन घर का काम करती रहती हो तो पढ़ती कब हो? पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम तो नहीं मिलता भाभी, पर पहले जब माँ थी ना तो पता है मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। और अब अब तो पास हो जाऊं वही बड़ी बात है, काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। देखो रितिका, पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं तो खुद पढ़ लिख कर पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन फिर। साक्षी की बात पूरी होने से पहले ही बबीता की गुस्से में भरी आवाज सुनाई दी। रितिका, कहाँ है तू? ठहर जा, आज तेरी खैर नहीं। अरे कमबख्त, कहाँ मर गई? क्या हुआ? भाभी इतने गुस्से में क्यों है? मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। लगता है जरूर मुझसे कोई गड़बड़ हुई है। जैसे ही रितिका बाहर आई तो उसने देखा कि रसोई में दूध उबलकर फैल चुका था, जो रितिका ने ही उबालने के लिए रखा था। लेकिन साक्षी से बात करते करते वो दूध के बारे में भूल गई थी। गुस्साई बबीता ने रितिका के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद रितिका जोर जोर से रोने लगी। ये सब देखकर साक्षी उसकी तरफ दौड़ी और उसे गले से लगाकर चुप कराने की कोशिश करने लगी। और फिर उसने गुस्से से बबीता से कहा, ये क्या कर रही हो भाभी? बच्ची है वो और आपकी ननद है, तो क्या मेरे सिर पर नाचेगी? ले जा इसे मेरे सामने से, वरना आज हाथ पैर तोड़ दूंगी इसके। सारा दूध बर्बाद कर दिया कमबख्त मारी ने। बहुत देर तक रितिका रोती रही और साक्षी उससे लाड जताती रही। उसने बड़े प्यार से रितिका के लिए खाने की थाली लगाई और फिर अपने हाथों से रितिका को खाना खिलाया। इससे रितिका को बहुत अच्छा लगा। और फिर अगले दिन, साक्षी, ओ साक्षी। हाँ भाभी, क्या हुआ? रितिका तुम्हारे कमरे में है क्या? नहीं तो। वो स्कूल से नहीं आई क्या अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं आई, कामचोर कहीं की। भाभी कल आपने उसे चाटा मारा था, कहीं वो कुछ कर न बैठी हो। आप जल्दी मेरे साथ स्कूल चलो। बबीता और साक्षी तुरंत रितिका के स्कूल पहुंचे तो पता चला कि वो तो उस दिन स्कूल आई ही नहीं थी। लगता है वो आपकी मार की वजह से कहीं चली गई है। मेरी मार की वजह से नहीं, जरूर वो किसी के साथ भाग गई होगी। कैसी बात कर रही हो भाभी, अभी वो बच्ची है। कोई बच्ची नहीं है, वो किसी के साथ चक्कर रहा होगा सो भाग गई उसके साथ। वैसे ठीक ही हुआ, कौन शादी वादी करता उसकी, फालतू का खर्चा। सुन, सबको यही बोलना कि वो किसी के साथ भाग गई, समझी ना? इससे ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। बबीता की बातें सुनकर साक्षी हैरान थी, मगर वो करती भी क्या। वो चुप रही और रितिका के नहीं होने पर घर के सारे काम साक्षी पर ही पड़ गए और बबीता सारा दिन सिर्फ उस पर हुक्म चलाती। साक्षी को हमेशा उसकी ननद रितिका की बहुत याद आती। ऐसे ही कई साल बीत गए और फिर एक दिन घर के दरवाजे की घंटी बजी। सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ी थी। ध्यान से देखने पर बबीता को एहसास हुआ कि वो तो रितिका थी। रितिका, तू?
जबान संभाल कर मैडम, तू नहीं आप, समझी ना? जी, पर तू माफ करना, पर आप तो मैं उस दिन भागी नहीं थी, बल्कि छोटी भाभी के कहने पर उनके भैया भाभी के पास चली गई थी। उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, मुझे पढ़ाया लिखाया, और आज उन्हीं की बदौलत मैं वो बन पाई जो मैं हमेशा से बनना चाहती थी, एक पुलिस इंस्पेक्टर। अच्छा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। यूं तो मैडम आपने मुझ पर और मेरी भाभी पर कई जुल्म ढाए हैं, लेकिन उन्हें मैं गुजरी बात समझकर भूल जाऊंगी। लेकिन आगे से कभी किसी औरत या बच्ची को अगर परेशान किया तो फिर जानती हो ना मैडम, जेल में कैसे आवभगत होगी तुम्हारी। हाँ रितिका, मैं समझ गई। मुझे माफ कर दे गुड़िया। तो फिर ठीक है, अब खड़ी क्या हो, घर में पुलिस आई है, जरा अच्छे से नाश्ता वाश्ता कराओ। और छोटी भाभी, आप जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। अब से आप और विशाल भैया मेरे साथ मेरे सरकारी बंगले में ही रहेंगे। ये कहकर रितिका ने साक्षी को गले से लगा लिया, मानो वो दिल से उसे शुक्रिया कह रही हो। और साक्षी को इस वक्त दोहरी खुशी हो रही थी, एक तो अपनी प्यारी ननद को कामयाब होते देखकर, और दूसरा अब उसे भी बबीता नाम की मुसीबत से छुटकारा मिलने जा रहा था। माँ जल्दी बाहर आओ, देखो भैया क्या लाए हैं। क्या है, इतना क्यों चिल्ला रही है? अरे माँ तुम आओ तो सही। हैं, ये क्या ले आया विशु? माँ मुबारक हो, अपना एसी आ गया। हैं? अरे वाह, जुग जुग जिए मेरा बच्चा। तो रुक, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। ओहो माँ, ये एसी है, तुम्हारी बहू नहीं जो आरती उतार कर उसे घर के अंदर ले जाओगी। तू चुप कर, बस 2 मिनट रुक जा यहीं। कमला बहुत खुश थी, उसका बेटा विशाल घर के लिए नया एसी जो खरीद कर लाया था। दरअसल कमला के दोनों बच्चे इशिता और विशाल को बहुत गर्मी लगती थी, लेकिन अब जब विशाल बड़ा होकर कमाने लगा था तो अपनी कमाई से वो एक बढ़िया एसी खरीद कर ले आया था, जिसे देखकर पूरा परिवार बहुत खुश था। क्यों माँ, ठीक लग रहा है ना? भाई वाह, ये तो कमाल की चीज है। मुझे तो ठंड सी लग रही है, सच में कमाल की चीज है ये एसी। वैसे ही कितने का आया बेटा? अरे माँ, आप आम खाओ ना, गुठलियां मत गिनो। अरे हाँ माँ, आम भी रखे है ना, जल्दी से ले आओ ना, एसी में बैठकर आम खाने में मजा ही आ जाएगा कसम से। पगली कहीं की, तुम दोनों बैठो, मैं आम लेकर आती हूँ। कमला को मन ही मन अपने बेटे पर बहुत गर्व हो रहा था। विशाल के पिताजी बहुत पहले ही चल बसे थे, जिसके बाद बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चों में ही सारा पैसा खत्म हो जाता था। इसीलिए कमला अपने और अपने बच्चों के लिए ज्यादा सुविधाएं जुटा नहीं पाई, लेकिन अब घर में नया एसी आने से वो बहुत खुश थी। रात में इशिता ने तीनों का बिस्तर एसी वाले कमरे में ही लगा दिया। आज तो बड़ी बढ़िया नींद आएगी भैया। हाँ ईशु, तुझे ही आएगी। मुझे तो हर महीने इसी एसी की किश्तें चुकानी है। जब वो पूरी हो जाएंगी मुझे तो तभी चैन की नींद आएगी। अच्छा, वैसे कितनी किश्तें हैं भैया? 1 साल की, अगली गर्मी तक पूरी हो जाएंगी। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो। अब विशु बेटा ये बता, जो मैंने तुझे फोटो भेजी थी वो लड़की तुझे कैसी लगी? हाँ, ठीक ही थी माँ। तो संडे को चले उसके घर? अब देखते हैं माँ, अभी संडे दूर है। नहीं, अब कोई बहाना नहीं, तुझे चलना ही होगा। देख बेटा, एसी ले आया है, बहू भी ले आया, अब और नहीं होते मुझसे ये घर के कामकाज। अच्छा ठीक है माँ, अब आराम से सो जाओ, चलेंगे संडे को, ठीक है? अब ना, मुझे तो यहाँ बड़ी ठंड लग रही है भाई, कपकपी छूट रही है मेरी तो। मैं तो अपने आंगन में ही सोऊंगी बाहर, तुम दोनों ही सो यहाँ। इतना कहकर कमला कमरे से बाहर चली गई। इशू बेड पर सो रही थी और विशु जमीन पर लगे बिस्तर पर सो गया। इशू और विशु बहुत खुश थे। कुछ देर बाद ही वो दोनों गहरी नींद में सो गए। फिर अचानक रात को इशू उठी और बोली, भैया उठो ना। हाँ, क्या हो गया? अरे सो जाना इशू। भैया ये कैसा एसी लिया है आपने? मुझे तो अभी भी गर्मी लग रही है। हाँ यार, लग तो मुझे भी रही है। रुक 1 मिनट, देखने दे जरा। अरे यार, इसका तो टेम्परेचर 26 पर सेट है। लगता है तो रिमोट पर ही सो गई पगली, और तुझसे इसके बटन दब गए। रुक, मैं इसे अभी 20 पर सेट कर देता हूँ। भैया एक बार 16 पर करो ना। बर्फ जमाएगी क्या? अच्छा चल, करके देखते हैं। टेम्परेचर 16 पर करते ही कमरा एकदम ठंडा हो गया। अब तो दोनों बहन भाई बहुत ही खुश थे। नए एसी की वजह से अब इशू की तबीयत एकदम सही रहने लगी थी। उसे ना कोई एलर्जी हो रही थी और ना ही शरीर पर लाल निशान पड़ रहे थे। फिर कुछ दिनों के बाद, क्यों, कैसी लगी तुझे पारुल? हाँ, अच्छी लगी माँ।
विशाल को पारुल पहली नजर में पसंद आ गई थी और दोनों की चटमंगनी और पट शादी भी हो गई। और फिर ओए ईशु, कहाँ जा रही है तू? सोने। और कहाँ माँ? पगली है क्या? अब विशु की शादी हो गई है, उस कमरे में विशु और तेरी भाभी रहेंगी ना? ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। पर माँ एसी। क्या एसी? चल मेरे साथ आंगन में सो जा। ना माँ, अब तो मुझे एसी में ही नींद आती है। पागलों वाली बात मत कर, तू क्या भैया भाभी के बीच में सोएगी? ईशु अपने भाई की शादी से जितनी खुश थी, एसी के बिना सोने की बात सुनकर उसकी सारी खुशी गायब हो गई। एक तरफ गर्मी से ईशु की हालत खराब थी, तो दूसरी तरफ नई बहू आराम से एसी में सो रही थी। ईशु चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब तो हर रात ऐसे ही गुजरने लगी। बिना एसी के ना तो ईशु की नींद पूरी हो पा रही थी और ना ही वो किसी से कुछ कह पा रही थी। फिर एक दिन, भैया ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हो? ईशु, मेरी कंपनी मुझे ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेज रही है। अब 1 महीने वहीं रहना होगा। अच्छा, वहां अपना ख्याल रखना भैया। हाँ, और तू भी माँ और पारुल का ख्याल रखना। अरे आप फिक्र मत करो, मैं भाभी का पूरा ख्याल रखूंगी। विशु ट्रेनिंग के लिए चला गया। रात में जब पारुल सोने जा रही थी, तभी ईशु भी वहां अपना तकिया लेकर पहुंच गई। भाभी, आज मैं आपके साथ ही सोऊंगी। अच्छा ठीक है, आ जाओ। ईशु बहुत खुश थी क्योंकि उसे कई दिनों के बाद एसी में सोने का मौका मिला था। तो वहीं पारुल को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो ननद के रिश्ते की कद्र करते चुप रह गई। फिर रात में अचानक पारुल को बहुत तेज ठंड लगने लगी। उसने उठकर देखा तो ईशु तो बड़े आराम से सो रही थी और उसका ठंड के मारे बुरा हाल था। उसने देखा एसी का टेम्परेचर 16% था। ये देखकर पारुल ने मन ही मन कहा, पागल है क्या ये लड़की, जमा कर मार देगी ये तो। पारुल ने फौरन टेम्परेचर को 25 पर सेट कर दिया। 15 मिनट बाद जब ईशु को गर्मी लगी तो उसने उठकर फिर से एसी को 16 पर सेट कर दिया। अब तो हर 15 मिनट के बाद यही हो रहा था। पारुल और ईशु दोनों समझ गई थी कि एक टेम्परेचर बढ़ाती है तो दूसरी कम कर देती है। तभी गुस्से में पारुल ने रात में ही ईशु को उठाकर कहा, ईशु तुम ये बार बार एसी का टेम्परेचर कम क्यों कर रही हो? मुझे ठंड लग रही है, मुझे इतने कम टेम्परेचर की आदत नहीं है। और मुझे गर्मी की आदत नहीं है भाभी, आपको ठंड लग रही है तो आप मम्मी के पास सो जाओ ना। मैं क्यों जाऊं? ये मेरा कमरा है, तुम चली जाओ ना मम्मी जी के पास। हैं? आप तो अभी आई हो, ये कमरा बचपन से मेरा और भैया का है। अच्छा तो फिर मैं कहाँ रहूंगी? मुझे क्या पता। दोनों की लड़ाई की आवाज सुनकर कमला कमरे में आ गई। क्या हुआ, तुम दोनों सुबह 4 बजे क्यों लड़ रही हो? मम्मी जी देखिए ना, ईशु मुझे इस कमरे से जाने के लिए कह रही है। हैं? हे भगवान, आप तो बड़ी झूठी निकली भाभी। आपने ही तो पूछा था कि मैं कहाँ जाऊं, तो मैंने तो बस ये बोला कि मम्मी के पास चली जाओ। ये मेरा कमरा है तो मैं क्यों जाऊं यहाँ से? अरे पर हुआ क्या, कमरे के पीछे क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? यही लड़ रही है मुझसे मम्मी जी। ओहो हो, एक तो एसी होने के बावजूद कमरे को राजस्थान बना रखा है, ऊपर से बोल रही है कि सब मेरी गलती है। अच्छा, और जो तुमने कमरे को कश्मीर बनाकर रखा है उसका क्या? कमला समझ गई थी कि लड़ाई कमरे की नहीं बल्कि एसी की है। उसने दोनों को समझाया लेकिन दोनों नहीं मानी। दोनों के बीच ये कहासुनी बढ़ती ही गई। दोनों ननद भाभी में से कोई भी एसी वाला कमरा छोड़ने को तैयार नहीं थी। नौबत यह हो गई कि दिन हो या रात, ननद भाभी में हर वक्त कहासुनी होने लगी और इस सब से कमला बहुत परेशान थी। उसने विशाल को फोन पर सब कुछ बताया, लेकिन विशाल के समझाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। पारुल और ऋषिता दोनों ही अड़ी हुई थी। न तो एसी के टेम्परेचर को लेकर दोनों की सुलह हो रही थी और न ही कमरे के बाहर या अंदर सोने को लेकर। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे विशाल तू आ गया बेटा, कैसा है बेटा? मैं अच्छा हूं मां। विशाल वापस आ गया था और इस बार भी वो अपने साथ एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आया था। ये क्या है बेटा? इसमें एसी है मां, मुझे लगता है कि इस वक्त घर में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है ना? हाँ बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा किया तूने, पर ये तो बता कि तेरे पास नए एसी के लिए पैसे कहाँ से आए? अभी तो पुराने एसी की किश्तें भी पूरी नहीं हुई। मां, ये नया एसी नहीं है, किराए पर लिया है और 3-4 महीने बाद जब गर्मी का मौसम चला जाएगा तब इसे वापस कर दूंगा और पहले एसी की किश्तें पूरी होते ही दूसरा नया एसी ले लूंगा ईशु के लिए। विशु की समझदारी से समस्या का समाधान हो चुका था। कमला ने भी राहत की सांस ली। तभी पारुल ने पीछे से कहा, सुनिए कमरे में आ जाइए, मैंने आपके लिए समोसे बनाए हैं। नहीं, वो मेरे भैया हैं, वो पहले मेरे हाथों की बनी खीर खाएंगे, समझिए आप। हे भगवान, बचा ले विशु। अब बता, अब क्या करेगा बेटा? पता नहीं मां, लगता है समोसे और खीर एक साथ ही खाने पड़ेंगे अब तो।